फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स में आज के जो टॉपिक्स है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इट्स फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स। आगे आने वाले वीडियो में हम इन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। किसी एक इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन ख़ास तौर पे इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है हम यह देखेंगे। इसके अंदर में हम बहुत सारे पॉइंट लिख सकते, लेकिन जैसे क्वेश्चन आते उस हिसाब से सिर्फ हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे तो सफिशिएंट होते। तो इसीलिए हम यहाँ पे ओनली 6 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर नोट भी बना सकते। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हमारा जो टोटल जीडीपी है एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है मोर देन 50%। टोटल जीडीपी में जितना प्रोडक्शन बाकी सेक्टर से आते हैं, 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी का, मोर देन 51%। एग्रीकल्चर सेक्टर मेक्स नियरली 51% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया। देन सप्लाई ऑफ ओएस गुड्स, ये ओएस गुड्स क्या होता है? ओएस गुड्स होता है राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा एक्सेट्रा। दीज आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ which we get from agriculture. Then source of employment, एग्रीकल्चर सेक्टर में हाईएस्ट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, उसको सबसे उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। इंडिया की तीनों सेक्टर में हम देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका भी सप्लायर ये एग्रीकल्चर है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गए, जूट इंडस्ट्री हो गया, शुगर केन इंडस्ट्री हो गया, इन लोगों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। Then sources of demand for the industrial goods. In agriculture sector is an important source of demand for the industrial goods such as tractors and harvesters. ये ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इस टाइप की जो मशीनरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, उसका जो एक्सक्लूसिव डिमांड है, उसका एक्सक्लूसिव डिमांड आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। देन कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, एग्रीकल्चर मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एग्रीकल्चरल ट्रेड। हमारा इंडियंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसका एक हाईएस्ट परसेंटेज आते हैं एग्रीकल्चर से। क्या क्या चीज़ हमारे एग्रीकल्चर से इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं या एक्सपोर्ट होते बोल सकते, टी, जूट, केशू नट्स, टोबैको, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, ये सब जो प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर से आते हैं और ये इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। सो एग्रीकल्चर मेक्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड। आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का सिनेरियो कैसा है, ये हमने ऑलरेडी आगे के चैप्टर में डिस्कस किए थे, जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी सिनेरियो का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, उसी टाइप के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। लो प्रोडक्टिविटी, सो सबसे पहले जो सवाल आते हैं, व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। इट इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपेयर टू एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो एडवांस नेशन है उसके जो लैंड का प्रोडक्टिविटी है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है इंडियन लैंड की प्रोडक्टिविटी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Disguised unemployment is a situation of hidden unemployment. It occurs when the number of persons engaged on a piece of land is much higher than what is actually needed. अगर किसी ज़मीन में अगर 4 लोग काम करेंगे तो उसके लिए सफिशिएंट है। अगर उसी ज़मीन में 6 लोग काम करते हैं ना, तो जो 2 एक्स्ट्रा लोग हो गए ना, उसको अपेरेंटली हम देखेंगे वो तो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली इन लोगों का कोई एक्स्ट्रा आउटपुट एडेड नहीं होगा। तो इस 2 लोगों को बताया जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। देन डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, इंडियन एग्रीकल्चर जो है ये हाईली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। अगर ज़्यादा अच्छा बारिश हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा है, बारिश ख़राब हो गया तो प्रोडक्शन ख़राब है। सब्सिस्टेंस फीचर्स,
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नॉट द मोटो टू अर्न प्रॉफिट। जो इंडिया के एग्रीकल्चर फार्मर है ये लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ज़्यादा डिपेंडेड है, मतलब अपने खाने पीने के लिए जितना प्रोडक्शन करना चाहिए ना, बस ये लोग इतना ही करते थे। इनने मतलब इसमें उन लोगों का ज़्यादा जोर थे। ये लोग इस टाइप से नहीं सोचते कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर में, कमर्शियलाइजेशन का जो सिस्टम है बहुत कम है। Then lack of modern inputs like chemical fertilizer, insecticides and pesticides are not judicially used. Small holding, चलिए ये टॉपिक छोड़ देते हैं पॉइंट। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, बिकॉज बल्क ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल farms are small in size and bulk of the farmers are poor, use of backward technology becomes a compulsive choice। ये जो हमारी फार्म है, फार्म के साइज़ छोटा है और जो फार्मर्स है ये लोग पोर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो फीचर्स है उसी में प्रॉब्लम आ गया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम फिर से उस पॉइंट को दोहरा रहे हैं। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। हमने देखा इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स में, इंडियन एग्रीकल्चर जो है इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इसका मतलब है इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशंस आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट। देन डेफिशिएंसी ऑफ फिनांस। Deficiency of finance is another major problem facing Indian agriculture। इंडियन एग्रीकल्चर फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोर है, तो यहाँ पे फिनेंसिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड फार्मिंग इज़ येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अभी भी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, इन सब में फार्मर्स लोग लगे हैं, तो कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग इज़ येट अनदर प्रॉब्लम। Small and scattered holdings do not allow the use of modern technology. In fact, it increase the cost of management। ये जो छोटे छोटे लैंड प्लॉट होते हैं ना, इसकी वजह से, और जो प्लॉट है ना सबके एक जगह पे नहीं होते, कि एक प्लॉट इधर है, दूसरे प्लॉट काफ़ी दूर है, एक ही ओनर है लेकिन उसके सारे जो लैंड है एक साथ भी नहीं होते, फ्रेगमेंटेड होते, स्मॉल होते और स्कैटर्ड होते हैं। इस वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ भी नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट भी ज़्यादा हो जाता है। एक्सप्लॉइटेटिव एग्रीरियन रिलेशन का मतलब है जो लैंड लॉर्ड है और एक्चुअली जो लैंड ओनर है उसके साथ जो एक्चुअल टिलर है, जो कल्टीवेटर है, उसका जो रिलेशन है उसको बोलते हैं एग्रीरियन रिलेशन। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स टेंड टू एक्सप्लॉइट देयर टेनेंट्स बाय वे ऑफ हाई रेंट एंड रिलेटेड चार्जेस। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ये जो कल्टीवेटर लोग जो प्रोडक्शन करते हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिचौलियों को सेल कर देते हैं। महाजन को सेल करना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से महाजन से लोन लेते थे। ये जो मनी लेंडर होते हैं गाँव में, उनको ही देना पड़ता था, नहीं बोल सकते, देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग पहले इनसे लोन लेके अपनी ज़मीन पे इन्वेस्ट करते, तो उस लोन को रिफंड करने के लिए वो सस्ते दाम में अपनी जो प्रोडक्ट है वो मनी लेंडर को दे देते हैं। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। थैंक यू।